नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया डिक्शनरी में हमने ये नई श्रृंखला शुरू की है, मीडिया संवाद श्रृंखला, जिसमें हम पत्रकारों से बात करते हैं और वो जो दुनिया भर की खबर रखते हैं उनकी खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं प्रशांत टंडन जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार, कमेंटेटर, एकेडमिशियन और ट्रेनर हैं और एक लंबा समय आपने पत्रकारिता में गुजारा है। आप देशबंधु ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर हैं, डी फ्रैक यानी डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर एंड मीडिया स्टडीज ग्रुप के एडिटोरियल एडवाइजर हैं। आपने प्रिंट और ब्रॉडकास्ट दोनों मीडिया में एक लंबा समय गुजारा है। टीवी 9 ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर रहे हैं और स्टार न्यूज और उसके साथ साथ IBN 7 जो कि अब न्यूज 18 है उसके एडिटर न्यूज गैदरिंग भी रहे हैं। तो सर, आपका मीडिया डिक्शनरी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भावना जी। सर, ग्लोबलाइजेशन के बाद से पत्रकारिता में जो बदलाव आया है उस पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? क्या मिशन वाली पत्रकारिता जो शुरू हुई थी वो एक ख्वाब बन गई है, म्यूजियम में रखने वाली चीज बन गई है, या अब भी किसी न किसी रूप में आप उसे देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हुआ उसमें दो चीजें हुई। एक तो ग्लोबल फाइनेंस का इन्फ्लुएंस बढ़ा और दूसरा टेक्नोलॉजी आई जी। और टेक्नोलॉजी से सोशल मीडिया आया और इन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया दोनों ने मीडिया को, जिसको आप कहें कि 180 डिग्री बदल दिया। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का असर क्या हुआ कि बिग कैपिटल मीडिया में आया जी। ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स आए बड़े बड़े 90 के दशक में, जहाँ से मैंने भी भारत में पहली बार प्राइवेट टेलीविज़न आया तो मैं उन थोड़े से पत्रकारों में था जो शुरुआत में थे जी। तो वो न्यूज़ चैनल्स आए, बड़े महंगे महंगे प्रोजेक्ट आए, सैटेलाइट टेलीविज़न आया ग्लोबलाइजेशन के साथ। और उसके साथ एक और चीज़ आई, वो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट। तो उसने बहुत बुरी तरीके से मीडिया को प्रभावित किया। इस बड़ी पूंजी ने और टेक्नोलॉजी ने मीडिया को प्रभावित किया। जो छोटे अखबार थे, जो छोटे मीडिया हाउसेस थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए। आप देखिए कि जब आप जाती थी, कभी रिपोर्टिंग में हम लोग जाते थे शुरुआत में, तो हर शहर का एक अपना छोटा अखबार होता था जी। और छापाखाना होता था, वो सब बंद हो गए। तो और इस ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से मीडिया में अपना जो भारत के कानून थे, मीडिया की भारत की जो पॉलिसी थी, उसको चुनौती देते हुए बदलाव नहीं किए या बदलाव नहीं होने दिए गए। क्योंकि जो कंसोलिडेशन ऑफ फंड था, कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल था, जो पूंजी लगा रहा था, वो सरकार का भी के ऊपर भी उसका दबाव था और सरकार को भी अच्छा लगता था कि बजाय 10,000 छोटे छोटे अखबारों से वो डील करे, इससे अच्छा है कि 10-15 मीडिया के मालिक हों जिनसे डील करना आसान है। अब उसका एक बेसिक आंसर देखिए क्या हुआ। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि क्या नहीं किया गया और पश्चिम में क्या हुआ। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स वॉशिंगटन से नहीं छप सकता, वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क से नहीं छप सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क राज्य में अपना न्यूज चैनल नहीं ला सकता, वॉशिंगटन पोस्ट अपना न्यूज चैनल नहीं ला सकता। भारत में इसको नहीं किया गया, इसके फिल्टर्स नहीं लगाए गए भारत में, पॉलिसी के थ्रू और कानून के थ्रू। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो हिंदी के मशहूर अखबार है, मान लीजिए कि जो बहुत पढ़े जाने वाले, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, आप देखिए कि इनके 30-30, 35-35, 40-40 एडिशन। मेरठ भी एडिशन है, मुरादाबाद भी एडिशन है, बरेली भी एडिशन है, लखनऊ कानपुर भी एडिशन है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आप देखिए कि पुणे, नागपुर, मुंबई एडिशन है, लखनऊ, पटना, दिल्ली।
बेंगलोर, हैदराबाद। तो ये कंसोलिडेशन जो मीडिया के मालिकों का हुआ, तो उसकी ताकत इनकी बहुत बढ़ गई। और क्योंकि इनके पास मार्केटिंग का एक नेटवर्क था, इनके पास विज्ञापन लाने की क्षमता थी, इनके पास विज्ञापन दाताओं को देने के लिए पैकेज थे कि आप इतने का विज्ञापन लोगे तो आपको अखबार में भी देंगे, जगह वेबसाइट में भी देंगे, टीवी चैनल में भी देंगे। तो वो विज्ञापन दाता को रिझाने के लिए इनके पास बहुत सामान था। छोटा जो अखबार था वो ये सब नहीं कर पाया, ना उसके पास नेटवर्क थे, ना उसके पास विज्ञापन दाता को ऑफर करने के लिए बड़े सारे पैकेजेस थे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अब इन लोगों ने डीएवीपी के जो सरकारी ऐड है जी, उस पर भी कब्जा है, जो निगेटिव और कागज का छोटा ये जो सुविधाएं हैं इस पे भी कब्जा है। तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया रहा, जो कि एक उम्मीद ये जगी थी कि कहीं ना कहीं शायद ग्लोबलाइजेशन के बाद जब प्राइवेट ओनर्स आएंगे या इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो शायद कम से कम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो और मीडिया थोड़ा सा डेमोक्रेटिक हो, वो चीज नहीं देखने को मिलती। उल्टा हुआ इसका कि जो डिसेंट्रलाइजेशन था हमारे यहाँ, तो मीडिया बहुत डाइवर्सिटी थी, हर छोटे शहर के और छोटे या बड़े शहर के अपने 2, 4, 5 अखबार होते थे, वो स्थानीय मुद्दों को उठाते थे और वो खत्म हो गया। उसमें तमाम लोगों को रोजगार भी मिलते थे, लोकल स्थानीय व्यापार भी पनपता था, वो खत्म हो गया और मीडिया कंसोलिडेटेड हो गया, मोनोपोली हो गई मीडिया में कुछ घरानों की। और उसका नतीजा आज हम ये देख रहे हैं कि जब मीडिया कोई एक चीज तय कर लेता है, 4-5 घरानों ने मिलकर तय कर लिया कि भारत में नफरत की राजनीति को हम बढ़ावा देंगे, तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। प्राइम टाइम खोल लीजिए आप किसी भी टीवी चैनल का, आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है जी। तो ये जो परिवर्तन है ये संभव नहीं था अगर मीडिया में डाइवर्सिटी होती, तो ये नुकसान हुआ। दूसरा पहलू आता है टेक्नोलॉजी का जी। टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया, लेकिन टेक्नोलॉजी भी जिसके पास पूंजी है वो उस टेक्नोलॉजी को पहले कब्जा करता है जी, ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उन्हीं लोगों ने ज्यादा किया जिनके पास पूंजी थी। हालांकि सोशल मीडिया आने के बाद एक नए तरीके के रेवेन्यू स्ट्रीम्स पैदा हुए जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसने थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई किया है कि छोटे शहरों के लोगों के अब अपने यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइट्स हैं, तो कुछ हद तक तो डेमोक्रेटाइज किया है मीडिया को टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि कम पूंजी लगती है। आपको क्या करना है, एक मोबाइल फोन है, एक इंटरनेट कनेक्शन है और आप अपना एक मीडिया हाउस चला सकते हो। थोड़ा क्षमता ज्यादा हो जाए तो 2-3 और लैपटॉप लेके, कमरे का मकान लेके, एक एसी लगा के आप छोटा मोटा वेबसाइट और यूट्यूब चैनल एडिटिंग वेडिटिंग करके आप चला सकते हो। तो ये एक हो गया कि सोशल मीडिया ने इसको संभव कर दिया जो सरकारों ने नहीं किया। जी सर, पत्रकारिता में क्या सपने लेके आए थे और वो सपने कितने पूरे हुए या उनका क्या हश्र हुआ? देखिए, हम लोगों के समय जब हमने पत्रकारिता स्टार्ट की 80 के दशक में जी, तो उस वक्त आपकी जो ट्रेनिंग होती थी वो आपकी न्यूज रूम में होती थी। जो आपके सीनियर्स थे वही आपको ट्रेन करते थे। इस तरीके से छोटे बड़े तमाम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज या मीडिया स्कूल्स नहीं थे उस समय, और ऐसा कंपल्सन भी नहीं था। वो कंपल्सन कमोबेश आज भी नहीं है मीडिया में। तो मैंने बहुत सारे रिक्रूटमेंट किए जो मीडिया की पढ़ाई करके नहीं आए और वो अच्छे पत्रकार निकले। तो देखिए, पत्रकारिता में उस वक्त वही जाता था जिसके अंदर बदलाव की इच्छा होती थी। क्या बात। पत्रकारिता उस वक्त करियर नहीं था, पैसे उतने नहीं थे, सुविधाएं वैसी नहीं थी,
तो पत्रकारिता उस वक़्त बड़े मजबूत दिल के लोग ही आते थे और कुछ बदलाव करने की इच्छा लेकर आते थे, वो उन्हीं में मैं भी एक था। सर, पत्रकारिता के टूल्स क्या हैं और एक पत्रकार को अपनी स्टोरी को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा टूल तो यही है, वो एक शेर नहीं है शायद वसीम बरेलवी का कि हो तो मुकाबिल तो अखबार निकालो। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, गर तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी, तो सबसे बड़ा टूल तो लिखना है, आपका, आपकी कलम है, आपके शब्द हैं। दूसरा टूल है आपकी पढ़ाई, आपका होमवर्क, आपकी समझ और खबरों को तलाशने की नज़र और खबरों को तलाशने का हुनर। तो यही कुछ टूल्स हैं जो कि आमतौर पे आजकल के जो बहुत सारे पत्रकार, बहुत अच्छी पत्रकारिता हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता हो रही है, लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पर जिस स्केल पे होनी चाहिए उस स्केल पे नहीं हो रही है। और कुछ मेरी शिकायत बहुत ज़्यादा मीडिया स्कूल से भी है जी। और एक शिकायत मीडिया स्कूल से आमतौर पे आती है कि आप लोग जो पढ़ाते हैं और जो न्यूज़ रूम का इन्वायरमेंट होता है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूज़ रूम के इन्वायरमेंट में उनको बड़ा वक्त लगता है एडजस्ट होने में। मुझे इसकी बिल्कुल शिकायत नहीं है। मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स आए हैं मेरे करियर में जिनको मैंने जॉब्स दिया है या रिक्रूट किया है और अच्छे पत्रकार निकले। वो जो मीडिया स्कूल से सीख कर आते हैं एक आइडियलिज्म सीख कर आते हैं। उस आइडियलिज्म की जरूरत है मीडिया को। बहुत से संपादक इस बात की शिकायत करते हैं कि जी बड़ा मिसमैच है और आपका सिंक्राइजेशन जो है वो जो मीडिया के जो रियलिटीज हैं उससे नहीं है। तो मीडिया की रियलिटीज तो क्या है? मीडिया की रियलिटीज तो है किसी पीआर कंपनी से डिक्टेशन ले लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से समझौता कर लो, हिंदू मुसलमान नफरत पैदा करो। ये रियलिटीज तो मीडिया स्कूल नहीं पढ़ाते और अच्छा है कि नहीं पढ़ाते। तो मीडिया का जो स्टूडेंट आता है वो बड़े आइडियलिज्म के सपने और माहौल और ट्रेनिंग के साथ आता है। इसकी ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत और ज़्यादा है वो है कि जो प्रोफेशनल तरीके हैं जी, जैसे मान लीजिए कि हम अगर ये कहें कि मीडिया लॉज, तो मीडिया लॉज आपके सब्जेक्ट में होता है लेकिन उसको जितनी गहराई से पढ़ाना चाहिए, उसके करिकुलम में जितनी चीजें होनी चाहिए उतनी नहीं है। क्योंकि कानून एक ऐसी चीज है जो कि हर वक्त जो है वो आपके सामने होता है। हम आप ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अगर, और इसको कल आप यूट्यूब में डालेंगे, इसमें मैं कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लूँ या आप ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल कर लें जो कंटेम्प्ट हो जाए, लाइबल हो जाए, अवमानना हो या यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से ना हो, तो उसकी एक ट्रेनिंग जो है वो आवश्यक है। जी। दूसरा कि बहुत सारे जो जैसे मसलन मैं एग्जांपल दूं क्राइम रिपोर्टिंग। जी। अब क्राइम रिपोर्टिंग में जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग फोरेंसिक चीज़ों को समझने की, क्राइम इन्वेस्टिगेशन को समझने की होनी चाहिए, वो नहीं है। नतीजा क्या होता है कि जो पुलिस वाला बता रहा है वो सच है। तो वो आप कोई अखबार उठा के देख लें, किसी मीडिया के रिपोर्ट को देख लें, वो पुलिस का वर्जन आपको दिखाई देगा। पुलिस किसी को अपराधी कह दे तो मीडिया भी उसको अपराधी कह देता है। पुलिस किसी को आतंकवादी कह दे तो मीडिया भी उसको आतंकवादी लिख देता है। तो इसका जो प्रभाव है वो आपकी रैशनल थिंकिंग पे पड़ता है। तो ये जो बेसिक जो पुलिस कहती है वो हमारे दिमाग में उसका असर होता है। पुलिस की अपनी एक मजबूरियां हैं। पुलिस स्टेट का एक ऑर्गन है जी। और थोड़ा अगर मैं सब्जेक्ट से इतर जाऊं तो
हम लोगों को ये कहा जाता है कि मीडिया को फोर्थ स्टेट, इस पे गहन विचार एकेडमिया में मीडिया के न्यूज रूम में नहीं होता कि व्हाई वी आर कॉल्ड एज फोर्थ स्टेट। क्या हम स्टेट का चौथा अंग है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बाद मीडिया एक कोई चौथा अंग है सरकार का? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीडिया की अवधारणा मॉडर्न स्टेट के पहले से थी। मीडिया पहले से मौजूद था जब मॉडर्न स्टेट आया है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशरी, लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट के बीच में। जी मीडिया उसके पहले से था। और तब जो पावर सेंटर्स थे वो चर्च, क्लर्जी और नोबल्स थे। मीडिया चौथी पावर था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोर्थ स्टेट। तो जो हम चौथी ताकत हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है बाकी तीन से। हमारा काम सरकार को बचाना, न्यायपालिका को बचाना, संसद को बचाना नहीं है। ये काम उन लोगों का जो लोग वहां बैठे हैं। हमारा काम उससे ज्यादा बड़ा है कि हम इन तीनों पर नजर रखते हैं। हमारे लिए कोई भी होली काऊ नहीं है। ये चौथे फोर्थ स्टेट का मतलब है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। पत्रकारिता में एक बहुत लंबा समय आपका गुजरा और प्रिंट और ब्रॉडकास्ट दोनों मीडियम में आपने काम किया है। तो क्या कभी आपके पत्रकारिता के करियर में ऐसा समय आया कि आपको स्ट्रिक्ट कॉल लेनी पड़ी हो? कई बार। और उसमें कुछ अच्छी यादें भी हैं बहुत। मैं इलाहाबाद के अखबार में था, अंग्रेजी अखबार में था, और मैं बहुत यंग एज में चीफ सब एडिटर था जी, 25-26 साल की उम्र में। उस जमाने में चीफ सब एडिटर न्यूज रूम के बीच में एक बड़े से हॉल में एक ओवल टेबल में बैठता था बीच में। तो कोई भी न्यूज रूम में घुसेगा, वो बीच में किसी को ओवल टेबल में बैठे देखेगा, 4-6 लोग काम कर रहे हैं वहां पे, उनको वो काम दे रहा है, तो लगेगा सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति यही है। और चीफ सब एडिटर होता भी इम्पोर्टेंट था। और क्योंकि मैं नाइट एडिशन निकालता था तो इम्पोर्टेंट रोल होता था, सारे पेजेस देखने होते थे। तो चीफ सब एडिटर सारे पेजेस के काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सुपरवाइज करता है, कंटेंट का, पूरे अखबार के कंटेंट का अपनी शिफ्ट में मालिक होता है। तो मैं चीफ सब एडिटर था और काफी यंग था। मेरे जो सीनियर सब एडिटर्स और सब एडिटर्स थे, वो उसमें से कई मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, तजुर्बे में भी बहुत बड़े थे जी। तो उन्होंने कभी मुझको एक्सेप्ट भी नहीं किया एज ए लीडर। अपना काम करते थे, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक आत्मीयता हो रिलेशनशिप में, वो नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि रात में एक स्थानीय नेता थे जो दबंग भी थे, उनके खिलाफ कोई खबर जा रही थी। तो उस जमाने में वो क्वार्क एक्सप्रेस में अखबार नहीं छपते थे या कंप्यूटर में, वो पेस्ट होता था शीशे के ऊपर। तो वो उस कमरे में घुस गए और उन्होंने अपने खिलाफ जो खबर छप रही थी उसको हटा दिया। थोड़ा झगड़ा हुआ उनसे वहां पे, हमारे कोलीग्स का। मैं गया, मैंने उनको बाहर किया, गार्ड्स को बुलाया, और गार्ड्स को बुला के वो जो खबर वो निकाल रहे थे उसको मैंने कहा कि मुझे दे दो। उसको फ्रंट पेज पे चलाया मैंने बॉक्स के साथ। तो और उसका बॉक्स बनवाया और अगले दिन अखबार में छप गया। वो जो नेता थे वो हमारे उस वक्त अखबार के मालिकान के दोस्त थे जी। तो जाहिर सी बात है अगले दिन मेरा इस्तीफा ही होना था उस खबर को छपने का जी। तो जैसे ही मैं अपनी सीट पर आके बैठा, मैसेंजर मेरे पास आए, कहते जी आपको बुलाया अंदर। और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के कमरे में वॉक कर रहा हूँ। मैं पहुंचूं उसके पहले जो हमारे कोलीग्स जिन्होंने कभी मुझको एक्सेप्ट नहीं किया जी, वो पहले पहुंच गए वहां पे। अच्छा। और उन्होंने पेन डाउन कर दिया। उन्होंने कहा आज अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ तो अखबार नहीं निकलेगा।
बहुत खूब, लाजवाब जी। मतलब वो जो उस समय ऐसा लग रहा था कि उस समय नहीं बोले, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां वो सपोर्ट में खड़े थे। जी, तो वो एक बड़ा सुखद अनुभव था। उसके बाद उन लोगों से बहुत अच्छा एक टीम वर्क बनी गया। जी। तो ऐसे कई सारे मौके आए जबकि चैलेंजेस आते हैं और आपके लोग आपके साथ खड़े होते हैं। जी। सर, आपका क्राइम रिपोर्टिंग और लीगल रिपोर्टिंग में भी एक लंबा समय बीता, और जब मेरी फोन पे आपसे बात हो रही थी तो बहुत सारी चीजें आपने बताई थी, तो इस वजह से एक क्यूरियोसिटी रही है जानने की कि आपकी उस वक्त क्या तैयारियां होती थी, और उसके साथ साथ एक लीगल रिपोर्टिंग या फिर क्राइम रिपोर्टिंग देखने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, आजकल तो ये हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट जर्नलिस्ट का, जी। उसमें शायद लॉ डिग्री को कंपलसरी कर दिया है। हम्म। तो उनकी एक बेसिक ट्रेनिंग तो हो जाती है लॉ की, हम्म। लेकिन करते करते वो हो जाता है। और लीगल रिपोर्टिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो केस कवर कर रहे हैं उसको पूरा पढ़ें, पिटीशन को पूरा पढ़ें, एनेक्सर्स को पढ़ें। मेहनत का काम है, 40-50 पेज का पीडीएफ पढ़ने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। जी। और उससे संबंधित कानून को पढ़ें, लॉज को पढ़ें, संविधान को पढ़ें। तब क्या होगा कि कोर्ट रूम में जो जजेस बात कर रहे हैं, जो जो पक्ष और विपक्ष के वकील बहस कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा खबर क्या है। कई बार तो ऐसा होता था भावना जी कि जैसे मैं जब सुप्रीम कोर्ट कवर करता था तो चीफ जस्टिस जी एस वर्मा थे। तो तब वो माइक वगैरह नहीं लगे हुए थे जी। और हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़े होते थे। जहाँ आजकल आप वीडियो देखती हैं जहाँ पे वकील लोग बहस करते हैं, उसके पैरेलल किनारे में हम लोग खड़े होते थे। जी। तो जस्टिस वर्मा बहुत धीमे बोलते थे, हम लोगों को तो आवाज भी नहीं आती थी। अब क्योंकि मैं टेलीविजन में था तो जो ऑपरेटिव पोर्शन है जजमेंट का, जी, वो तुरंत आपको ब्रेकिंग न्यूज देनी है। गलत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कोई मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो बड़ा केयरफुली हम लोगों को सुनना पड़ता था, कई बार वकीलों से पूछना पड़ता था क्या कहा है, क्योंकि प्रिंट आउट बड़ी देर में मिलता था, आपको खबर उसी वक्त ब्रेक करनी है। तो ये चैलेंजेस थे। तो ये चैलेंजेस मीट तभी होते थे जब आपने केस को समझा हुआ है। तो आपको 2-3 शब्द भी सुनाई पड़ गए जज साहब के, तो आप समझ जाएंगे कि ये फैसला क्या हुआ है। और उस वक्त बड़े बड़े सीबीआई के केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियल एक्टिविज्म का समय था जब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा था। तो सरकार को रोज ही कुछ ना कुछ झेलने का काम होता था। जस्टिस कुलदीप सिंह थे, जस्टिस जे एस वर्मा थे, जस्टिस अहमदी थे उसके पहले। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते थे। तो अब सुविधाएं, अब तो आप टेलीविजन पे भी आ रहा है, वो यूट्यूब में भी है जी। और लेकिन लॉ रिपोर्टिंग के लिए आपको पढ़ाई आवश्यक है और जितना आप केस को फॉलो करेंगे उतना अच्छा है। क्राइम रिपोर्टिंग में देखिए, फोरेंसिक की आईपीसी, सीआरपीसी, अब जो 2 अलग अलग संहिताएं हैं, वो आपको आपके पढ़ने की मेज पे होनी चाहिए। वो तुरंत उसको आप रिफर करें, एफआईआर पढ़ें, क्योंकि एफआईआर और पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आपको पढ़नी आती है, चार्जशीट आपको पढ़नी आती है कि किस कॉलम में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे प्रोसिक्यूशन, पुलिस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कहाँ पे वो मीडिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वो आपको हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप रैंडमली एक इलाके की 5-6 एक साल भर के पंचनामा देख रहे हैं आप, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें से 3 नाम तो कॉमन दिखाई देंगे आपको, हर जगह है वो। तो पुलिस, बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो मेड आउट होते हैं। तो दिखता भी है कि कोर्ट में एक्विट हो जाते हैं, कोर्ट में 3 साल 4 साल केस चलता है। हम इसलिए केयरफुल हैं। देखिए, केयरफुल पत्रकारों क्यों रहना है कि एक नया तरीका निकाल लिया गया है
कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को और सरकार को ये मालूम होता है कि 3 साल 4 साल बाद ये केस में छूट जाएगा, ये गुनाहगार नहीं है। और उसके बाद लेकिन आप उसको ऐसे संगीन अपराध लगा दो, उसके ऊपर धाराएं लगा दो ताकि उसको बेल ना हो सके, और एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाए। मीडिया ट्रायल होता है तो कोर्ट पे, जजेस पे, जनता पे, सब पे असर पड़ता है उसका। तो एक पब्लिक परसेप्शन नहीं बन पाता है उस व्यक्ति के पक्ष में। तो ये काम मीडिया का है कि आप वो चीज लोगों को बताएं कि कहाँ पे पुलिस प्रोसिक्यूशन गलत है, सरकार कहाँ पे गलत है, वो सवाल खड़े करें। जी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक पत्रकार के ऊपर बहुत संगीन आतंकवाद के आरोप लगा दिए गए, और ये दिखा दिया गया कि उसके पास क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं, कागज, उस कंप्यूटर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। मैं टीवी चैनल में था, वो सीजर की लिस्ट मैंने देखी, उस सीजर की लिस्ट को गूगल करना शुरू किया, तो जो भी पुलिस की सीजर लिस्ट थी 18-19 आइटम, वो सब सूचनाएं गूगल पे मौजूद थी, पब्लिक डोमेन में थी। कैमरा लगाया, एंकर को बैठाया और उसके लाइव टेलीविजन में गूगल करके दिखा दिया, उनको जमानत हो गई। तो ये मीडिया का काम है कि आप जब आपको समझ होगी, जब आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने आएंगे, जब आपको फोरेंसिक चीजों की समझ होगी कि कहाँ पे सुसाइड है, कहाँ मर्डर है, कैसे हो सकता है, क्राइम सीन की एनालिसिस आपको अच्छी करनी आएगी। सीआरपीसी आईपीसी की नॉलेज या नई संहिताओं की नॉलेज तो अपनी जगह है, फोरेंसिक नॉलेज भी जरूरी है कि पुलिस ने क्या बताया है, आपको अपनी रैकेट आई से क्या दिख रहा है, डेड बॉडी देख के या तस्वीरें देखकर, और उस पर फिर आप क्वेश्चन खड़ा करेंगे। तो आप किसी बेकसूर को जेल में सोने से जीवन भर फांसी के फंदे पे लटकने से बचा सकते हैं। ये काम है मीडिया का। तो एक तरीके से बहुत जिम्मेदारी वाली ये बीट है, और जो लोग भी इस बीट को अगर देख रहे हैं तो उनका इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बजाय कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंसिटिविटी की जरूरत है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, तो अच्छी खासी ट्रेनिंग की जरूरत महसूस हो रही है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि अक्सर ये होता है कि मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट किया जाता है। कि किसी को मार दिया, मारने के बाद उसको लटका दिया। अब आप बतौर रिपोर्टर क्राइम सीन पे गए, आपने डेड बॉडी देखी, कुछ चीजें बहुत सिंपल सी हैं जो कि नेकेड आई से आप एग्जामिन कर सकते हैं सवाल खड़े करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को लेटा कर अगर मारा गया है और उसको बाद में फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है जी, तो जो मरते वक्त उसकी जो सलाइवा का डायरेक्शन होगा वो चिपक के निशान बन जाता है। तो वो अगर निशान ऐसे जा रहा है जी, इसका मतलब है कि लिटा के मारा, तो जो लटक के मरेगा उसका सलाइवा नीचे चपकेगा। उसके पैर ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे, है ना। जिसने सुसाइड किया होगा उसका स्टूल पास हो जाएगा, यूरिन पास हो जाएगा। उसके जिस गर्दन पे जो निशान होगा, जिसको लार्चर साइंस कहते हैं, वो दिखाई दे जाएगा। रिगा मोटिस कितने समय का है पोस्टमार्टम में, वो आप पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप बड़े सिंपल इन्वेस्टिगेशन से भी आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि नहीं ये ऐसा है। और उसके बाद जो काम डिफेंस लॉयर्स का है या कोर्ट का है, वो कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो आप फोरेंसिक
अंडरस्टैंडिंग से भी आप कर सकते हैं जी। कौन सी पिस्टल का घाव कैसा होता है, कितनी दूर से मारी जाए तो घाव कैसा होता है, नजदीक से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारी जाए तो कैसा होता है, गोली सर के अंदर अटक गई है, गोली पार हो गई है तो क्या होता है। क्योंकि इनकाउंटर्स आजकल क्वेश्चनेबल है, अक्सर खबरों में रहते हैं कि फेक इनकाउंटर हो गया, और सारे इनकाउंटर पे सवाल खड़े होते हैं। जेन्युइन इनकाउंटर कम होते हैं। समझदारी के साथ होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि जेन्युइन इनकाउंटर्स कम होते हैं। तो आपको अगर फोरेंसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्राइम सीन एनालिसिस आपको आता है, तो आप बहुत फौरन उस इनकाउंटर पे बहुत जेन्युइन और कड़े और मजबूत सवाल खड़े कर देंगे जो कोर्ट में मदद करेंगे। सर, टीआरपी ने मीडिया को क्या दिया और ब्रेकिंग न्यूज के क्या फायदे क्या नुकसान है? अगर मैं इंदौरी भाषा में कहूं, क्योंकि इंदौरी बड़े चटोरे होते हैं, तो आज खबरों को अगर देखा जाए तो खबरें एक तरीके से मिर्च मसालेदार चाट की तरह हो गई। तो खबरों की ये प्रवृत्ति पत्रकारिता को ले किस दिशा में जा रही? जी, आपने इंदौर की बात की। इंदौर के सराफा बाजार में शाम के समय मैंने भी कुछ खाया पिया काफी जी। वहाँ का खाना अच्छा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज तो देखिए, एक तो ये कि जनता को जानने का हक है, और कोई घटना हुई है तुरंत जानने का हक है, और हम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में है, तो कोई भी चीज रोक ही नहीं जा सकती। आपको बतानी है, ये आपकी ड्यूटी है बतौर पत्रकार जी, रोक नहीं सकते। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि ब्रेकिंग न्यूज किस तरीके का मानसिकता जो है वो समाज में बना रही है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, और वो दो धर्मों के बीच में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता, अभी आप ये बताना भी नहीं चाहते कि किसने शुरू किया, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि ये राइट्स थम जाएं, आगे ना बढ़े, समाज में नफरत ना फैले। तो उसलिए कुछ चीजें दबानी पड़ती हैं उसमें कि आप रियल आइडेंटिटी नहीं कर बताएं कि उसकी या विक्टिम्स की, जो आजकल बड़ी आराम से बता दी जाती है। और खासकर अगर कोई बहुत ही, मैं इसको बेहिचक कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान है तुरंत आ जाता है, और फिर एक खास तरीके का नैरेटिव मीडिया में बनता। तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस वक्त बताएं, अब थोड़ा सा ठहर के बताएं उसको जब एनालिसिस हो उसकी। दूसरा कि एक साइकिल होता है न्यूज का, उसका एक ग्राफ होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी कोई एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जी, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक वो ब्रेकिंग न्यूज में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। उसका ग्राफ ऐसे चलता है। तो आपको इंफॉर्मेशन देनी है सारी कि क्या हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कैसे शुरू हुआ था, वगैरह वगैरह जी। उसकी एनालिसिस नहीं करनी है आपको। एनालिसिस आप करेंगे जब थोड़ा माहौल ठंडा हो जाए कि इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्वेस्टिगेशन। ये आमतौर पे थोड़ा सा ठहर के करना चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन, क्योंकि लोगों को जानने का हक है, तो आप इंफॉर्मेशन पूरी दें। तो ब्रेकिंग न्यूज में एक तो ये, दूसरा कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो आपको तुरंत ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे देनी है जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आपको याद हो। मुंबई में अटैक हो रहा था जी, आतंकवादी अटैक, जब नवंबर में 26 नवंबर को जी 2008 में। तो एक आपने देखा होगा लाइव
पिक्चर्स कि कमांडो एक रस्सी से उतर रहा है मुंबई की बिल्डिंग में, ठीक है, ये देखा होगा आपने। उस वक्त मैं एक मीडिया का चैनल का एडिटर था जी। तो हम लोग आपस में सारे चैनल्स के एडिटर्स बात करते हैं। एक सिस्टम है जी ऐसी खबरों के लिए। तो वो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। आपने जिस कमांडो को उतरते हुए देखा था, आपने जब देखा वो कमांडो उतर के वहां पे आतंकवादी को मार चुका था, आपने उसको 45 मिनट बाद देखा था। वो लाइव नहीं था। तो ये लोग ये हम आपस में बात करके करते हैं क्योंकि हमको मालूम था कि हमारे टीवी चैनल्स पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। तो जो इन आतंकवादियों को हैंडल कर रहे हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इतनी समझदारी हम लोग रखते हैं संपादक लोग कि क्या चीज कब दिखानी है। कई बार सोशल मीडिया के समय में अब कंट्रोल्स कम हो गए हैं, फिल्टर्स कम हो गए, लेकिन ये फिल्टर्स हैं, अभी भी होने चाहिए, कम हुए हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है कि ये कम हुए हैं। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा हम लोग करते रहे। सर, कई पत्रकारों ने ये चिंता व्यक्त की है कि आज की जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं कट कॉपी पेस्ट वाली पत्रकारिता होती चली जा रही है, क्योंकि कई खबरें सोशल मीडिया से उठा ली जाती हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग तेजी से घटी है। तो ये पत्रकारिता का जो ये ट्रेंड है, ये स्वस्थ पत्रकारिता की राह में कितना और किस तरीके से बाधक है? देखिए, आप पत्रकारों पे अकेले क्यों आरोप लगा रही हैं? अगर कंप्यूटर से कंट्रोल सी कंट्रोल भी हटा दिया जाए तो न जाने कितने रिसर्च पेपर और कितनी पीएचडीज जो हैं वो उन पर सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर। तो लेकिन ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि आपके पास ये वेपन है और इस वेपन से, कलम से आप अपने जो भी लिखें वो आपका अपना होना चाहिए। बाकी क्या है कि आजकल तो एआई का ज़माना है और एआई के पहले भी प्लेजरिज्म यानी नकल को पकड़ने के बहुत सारे टूल्स रहे हैं। सारे रिसर्च पेपर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे फिल्टर्स, ऐसे चीज़ें लगाती हैं कि जहाँ पे कट पेस्ट पकड़ा जा सके। तो लेकिन कट पेस्ट होता है और अच्छी बात ये, ईमानदारी की बात ये कि अगर आप किसी का लिखा हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको बता दें। जैसे अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट। ये मेरा दिया हुआ वाक्य नहीं है, ये नोएम चॉम्स्की का दिया हुआ है। तो ये आप बता दें कि आपने किससे आप लाए हैं, स्वतंत्र उसको दे दें, क्रेडिट दे दें। अच्छी बात होगी कि फोन पे बात कर लें। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे सीनियर रहे और बहुत बड़े पत्रकार, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, विनोद दुआ जी। जब मैं स्कूल में था तब विनोद दुआ जी टीवी पे आते थे और मैं उनका फैन था और फिर उनके साथ काम करने का भी मौका मिला जी, दोस्ती भी हो गई। तो विनोद दुआ जी कभी कभी मेरा लिखा हुआ यूज करते थे अपने वीडियोस। अरे वाह। लेकिन वो फोन करके पूछते थे कि हाँ भाई प्रशांत, ये आपने लिखा है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप यूज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम होगी? और केवल पूछते नहीं थे, अपने वीडियो में वो मेरा नाम लेते थे कि ये उनका लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये ईमानदारी अगर आप रखते हैं तभी आप अच्छे और बड़े पत्रकार हैं। तो प्रॉपर साइटेशन की बहुत जरूरत है, जिस तरीके से हम लोगों को एकेडमिया में कहा जाता है। बिल्कुल। सर, आज मीडिया कॉर्पोरेट और सत्ता के साथ साझेदारी कर रहा है और इस साझेदारी का भविष्य क्या है या फिर इसके दुष्परिणाम को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मीडिया शुरू से भावना जी पूंजी खेल रहा है। अखबार निकालना किसी मिडिल क्लास व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। जितनी आसानी से आज आप एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, अखबार मैगजीन नहीं निकाल पाते। तो मीडिया में हमेशा से पूंजी थी, पूंजी का बोलबाला था, लेकिन एक दीवार थी जिसको हम लोग न्यूज रूम में कहते थे कि बर्लिन वॉल बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एडिटोरियल। बर्लिन वॉल गिर गई और वो दोनों तरफ से गिरी, मैनेजमेंट की तरफ से भी गिरी, संपादकीय लोगों की तरफ से भी गिरी। हाल फिलहाल तक ये चीजें रही हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दूं कि हमारे चैनल पे या वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सुनीता नारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो डाउन टू अर्थ की एडिटर भी हैं जी, और वो दो कोला ड्रिंक्स को लेकर उसमें पेस्टिसाइड के आरोप लगा रही थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही थी जी, हमारे चैनल पे भी लाइव थी। हमारे ही चैनल पे उनके करोड़ों रुपए के विज्ञापन के भी कमिटमेंट थे। तो जाहिर सी बात है कि जो विज्ञापन डिपार्टमेंट के लोग थे, जो सीनियर अधिकारी थे, वाइस प्रेसिडेंट, वो आए मेरे पास कि इसको ये तो ठीक नहीं है, वो विड्रॉ कर लेगा। तो मैंने कहा ये तो देखिए रुकता नहीं है, अब आप मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि ये नेशनल न्यूज है, आप उसको देखो अपना आप क्या कर सकते हो। तो वो ऊपर गए, मैनेजमेंट में गए, तो मैं तो बोर्ड को अकाउंटेबल था जी, हमारे बोर्ड ने भी उनकी बात नहीं मानी और वो चला और विज्ञापन भी विड्रॉ नहीं हुए। देखिए ये ताकत है मीडिया की। अब इस ताकत को लोग महसूस नहीं करते। मेरे पास ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जब मुझे ऐसे कॉल लेने पड़े, भी आपने सवाल पूछा था जी, बहुत ऐसे मौके, कई बार ऐसे मौके आए भी जब मुझे संघर्ष करना पड़ा, कई बार ऐसे मौके भी आए जब इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन काफी मौकों पे मेरी बात मानी गई आसानी से। लेकिन हुआ वही जो संपादकीय चाहता था, जो एडिटोरियल चाहता था। ये कभी नहीं हुआ कि जो बिजनेस इंटरेस्ट थे वो खबर बन जाए। पर क्या अब धीरे धीरे जो ये एक संपादक नाम की संस्था थी उसका शरण होता दिख रहा है आपको? जी, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं, आपने सवाल पूछा कि पूंजी तो पहले भी थी, अब उसका असर क्या हुआ है कि दो चीजों का, एक तो कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तनख्वाहें हैं, अच्छी बात है, मीडिया के लोगों की तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अब वो शेयर होल्डर्स भी हैं, आधे अधूरे मालिक भी हैं, टीआरपी भी जिम्मेदारी है उनकी, और एक राजनीतिक रुझान भी है। तो इन सब चीजों का मिश्रण जब होता है और वो राजनीतिक रुझान मीडिया के मालिक से मेल खा रहा है, तो ये बड़ा एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो समाज को प्रभावित कर रहा है। ये डेडली कॉम्बिनेशन दंगे करा सकता है, ये डेडली कॉम्बिनेशन लिंचिंग करा सकता है, ये डेडली कॉम्बिनेशन जेनोसाइड करा सकता है। इसलिए संपादकों को बचना चाहिए इससे। सर, कुछ समय पहले रॉयटर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उस रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूज मीडिया की जो विश्वसनीयता है वो लगातार घट रही है। इसका क्या कारण और क्या निवारण देखते हैं? 160वां स्थान से भी नीचे हम चले गए हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो इसके कई कारण हैं। एक कारण है कि भारत में कानून नहीं बने, जैसे आर्टिकल 19(1)A जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है,
जो विचारों अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है सभी नागरिकों को, केवल मीडिया को नहीं, सभी नागरिकों। इस पे लंबी बहस हुई संविधान सभा में, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, अभी समय कम है जी। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमारी आपकी पत्रकारों की लिखने बोलने की आज़ादी है। और एक आर्टिकल 19(2) भी है। आर्टिकल 19(2) में तमाम सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध न खराब हो, पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी, इस तरीके के बहुत सारे उसमें अपवाद भी हैं कि जहां पे मीडिया की आज़ादी रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप देखिए कि सरकारों ने आर्टिकल 19(2) पे तो दर्जनों कानून बनाए, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) पे एक भी कानून नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं संविधान की और डेमोक्रेसी की, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) पे एक भी कानून नहीं। अमेरिकन संविधान में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कानून है मीडिया को लेकर, बहुत स्पेसिफिक है। हमारे यहाँ वो कानून नहीं है। तो हमको अपनी प्रेस की आज़ादी जो है वो इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, या इस तरीके कुछ, या भी मीडिया वन का बहुत अच्छा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है। तो इन जजमेंट्स पे हमको जो है अपने मीडिया की आज़ादी को जो है बचाना पड़ता है, या मेनका गांधी का जो पासपोर्ट वाला जजमेंट है, इन सब है। लेकिन इसके लिए कानून नहीं है। अब मसला ये है कि जो पुलिस वाला है, जो SHO है, जो इंस्पेक्टर है, जो थानेदार है, जजमेंट्स नहीं पढ़े। वो जजमेंट्स की बात तो तब आएगी जब आपको पकड़ने के बाद वो मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन उस वक्त तो वो एक्शन ले रहा है। तो मीडिया को प्रोटेक्ट करने कोई कानून नहीं है। हम मीडिया पर्सन्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमको सिक्योरिटी दो या हमको कोई खास प्रिविलेजेस हो जी, लेकिन हमारा काम प्रिविलेज है। इसको कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए कि हमको बोलने की आज़ादी है। उसके बाद जैसे मैं शुरू में एग्जांपल दे रहा था कि कैसे हमारे यहाँ मल्टीपल एडिशंस हैं और अमेरिका में इस तरीके से मल्टीपल एडिशंस नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स 15 जगह से नहीं छपता, दैनिक जागरण अमर उजाला टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह। तो ये कानून हमारे देश में बनने चाहिए कि जो मीडिया की मोनोपोलीज हैं वो ना हो। उसके अलावा मीडिया की जो वर्टिकल ओनरशिप है, एक मीडिया हाउस है, उसके पास अखबार भी है, टीवी चैनल भी है, वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, उसकी मार्केटिंग कंपनी भी है, एडवर्टाइजिंग कंपनी भी है उसकी। ये इस पे कोई ना कोई रोक लगनी चाहिए। इसको रोकने के लिए कोई कानून आने चाहिए। जरूरत इस बात की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मीडिया लॉ बनना चाहिए देश में, जो मीडिया ओनरशिप पे बात करे, प्रेस फ्रीडम पे बात करे, विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए बात करे, और तब जाके आपका मीडिया जो है वो उसके अंदर कुछ ताकत आएगी बोलने की। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वो कानून हट गया इसी सरकार में। वो कानून था प्रेस का, जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट। और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट कानून नहीं रहा। अब जो हमारे दौर के पत्रकार थे, जिन्होंने 80 के दशक में पत्रकारिता शुरू की या उसके पहले शुरू की, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में एक लाइन लिखी होती थी कि यू आर हियर बाय अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 55। वो एक लाइन वो ताकत देती थी कि मेरा ब्यूरो चीफ, मेरा संपादक मेरी पीठ तो बदल देगा,
मुझे रिपोर्टिंग से डेस्क में ले आएगा, मुझे लखनऊ से पटना ट्रांसफर कर देगा, लेकिन मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकता आसानी से। तो ये जो है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पत्रकारों की हिम्मत को कम करने में, क्योंकि अब हायर एंड फायर पॉलिसी है, कल से मत आना। बिल्कुल सही। तो अगर कोई वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, ऐसा कोई लीगल प्रोटेक्शन होगा पत्रकारों को, तो कोई मैनेजमेंट, कोई संपादक, कोई मालिक ये नहीं कह सकता है कल से मत आना, या अभी जाके जाओ एचआर से मिलो, अपना हिसाब करो। दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। सो ये प्रोटेक्शन जरूरी है। बाकी हमारा मीडिया, हमारा टैलेंट, हमारे पास बहुत अच्छे पत्रकार है, वो अपना काम कर लेंगे जी, क्योंकि उसको भी तो घर चलाना है, उसको भी तो ईएमआई देनी है, उसके पास भी तो खर्चे हैं, उसको भी तो बच्चों को स्कूल भेजना है। तो वो बगैर नौकरी कैसे रहेगा? सर, ये कहा जाने लगा है कि जो टीवी पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं ओपिनियन बेस्ड हो गई है। आप इससे कितने सहमत या फिर कितने असहमत हैं? देखिए, अखबारों में एक आता है एडिटोरियल, और अखबार का जो रजिस्ट्रेशन है आरएनआई के थ्रू, उसमें सप्ताह में 5 दिन एडिटोरियल आना कंपलसरी है, कानूनी जरूरत है। वो अखबार की राय होती है, जो आप ओपिनियन कह रहे हैं जी। हम लोग तो बचपन से, आपने अपने बचपन से संपादकीय पढ़े होंगे, वो भी तो अखबार की राय थी। तो ओपिनियन रखना, ओपिनियन देना भी पत्रकारिता है, लेकिन उसके लिए एक अलग जगह है अखबार में, एक ओपिनियन पेज है जी। टीवी चैनल में भी इस तरीके के स्पेस है जब वो डिस्कशन होता है, लेकिन खबरों में ओपिनियन नहीं आने चाहिए। जब आप खबर पेश कर रहे हैं तब उसमें ओपिनियन नहीं होने चाहिए कि ये पार्टी खराब है, ये पार्टी अच्छी है। उसमें किसी को आप सर्टिफिकेट देते, किसी पॉलिटिशियन को किसी खास नाम से पुकार दें, मखौल उड़ाएं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अफसोस कि ये हो रहा है, या किसी खास समुदाय को लेकर आप एक बायस तरीके से रिपोर्टिंग करें, वहां पे आपकी खबरों में ओपिनियन नहीं रखनी चाहिए। आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म है, उसी मीडिया हाउस के अंदर संपादकीय पेज है, आप उसमें लिखें। आप टीवी चैनल पे हैं तो डिस्कशन करें, एनालिसिस करें उसकी, उस एनालिसिस में अपनी ओपिनियन हो, संपादक की भी ओपिनियन हो, जो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी एक ओपिनियन जाएगी। तो ओपिनियन देना भी पत्रकारिता है, लेकिन खबरों के साथ ओपिनियन को रैप करके देना वो गलत है। सर, जिस तरीके से आज मीडिया संस्थानों में एक दम घोटू माहौल दिखाई देता है, और जैसे आपने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के बारे में बताया कि ये एक ताकत थी और अब वो ताकत भी छीन ली गई है, वो ताकत भी नहीं बची, तो इस दम घोटू माहौल के लिए कौन कितना जिम्मेदार? अब किसी एक की जिम्मेदारी क्या तय करें भावना जी, लेकिन ये जिम्मेदारी पत्रकारों की भी है, ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की भी है, समाज की भी है, और ये जिम्मेदारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, सरकारों की भी है, संसद की भी है। अगर ये सब लोग आर्टिकल 19 की जो डिबेट है, डॉक्टर अंबेडकर की, पंडित नेहरू की, सरदार पटेल की, इनके विचार वहां पढ़ेंगे, उस डिबेट में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल आजकल तो वो तब आपको मालूम होगा कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स थे वो प्रेस फ्रीडम को किस प्रकार देख रहे थे। तो आपको उस भावना को आज के माहौल में, आज के परिवेश में आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, दुनिया की कोई डेमोक्रेसी, भारत की भी,
बगैर प्रेस फ्रीडम के नहीं चल सकती, एक दिन भी नहीं चल सकती। ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन के डेमोक्रेसी मर जाएगी। तो मीडिया अगर जिस देश में फ्री नहीं है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। इसका उल्टा आप देख रहे हैं कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है वहां मीडिया भी फ्री नहीं है। देख लें आप नॉर्थ कोरिया का मीडिया कैसा है, चीन का मीडिया कैसा है, रूस का मीडिया कैसा है। तो मीडिया फ्रीडम पहली शर्त है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। तो ये सबको मिलके सोचना है कि प्रेस फ्रीडम को, मीडिया की फ्रीडम को कैसे सुनिश्चित करें, कैसे मजबूत करें। हम आप जब बात करें तो कितने पत्रकार जेलों में, कितने पत्रकारों पे केसेस हैं, और कितना मुश्किल होता है। मेरे ऊपर कोई केस कर दे मुंबई में, जयपुर में, कहीं, मैं अपना काम छोड़ के मुझे जाना पड़ता है, और उसके लिए कोई मुझे कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है किसी से। तो ये प्रोटेक्शन जो है, और ये कोई व्यक्तिगत तो कोई प्रिविलेज नहीं है, ये डेमोक्रेसी के हित में है। अब आप देखिए पार्लियामेंट में पत्रकारों के मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। अब वो लॉटरी निकलती है, वहां पे गैलरी में कौन जाएगा। तो पार्लियामेंट की अवधारणा बगैर प्रेस गैलरी के हो ही नहीं सकती। तो आप देखिए ना, कोई एक ऐसी पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट का वो आना बंद हो जाए, टीवी ब्रॉडकास्ट, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। वो भी तो मीडिया ही है। पार्लियामेंट में पत्रकार जाना बंद हो जाए, जो बहुत ही उनकी राशनिंग हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो आप सोचिए कि पार्लियामेंट की खबरें आना बंद हो जाएंगी, तो पार्लियामेंट में क्या बहस हो रही है, जो इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फोरम है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो उसको जनता तक पहुंचाने का काम तो मीडिया का ही है। बिल्कुल सही। इसलिए सरकारों को सोचना है, पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, और समाज को भी सोचना है, और पत्रकारों को भी सोचना है। बहुत सारे पत्रकार अपने आप को पत्रकार वो तब मानते हैं जब उनको पुलिस वाला रोकता है लाइसेंस पूछने के लिए, या वो ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं। इसके अलावा वो अपने आप को पत्रकार ही नहीं मानते। तो पत्रकार आप अपने आप को मन से माने, आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें कि व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जर्नलिस्ट, एज ए मेंबर ऑफ द फोर्थ स्टेट, टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स ग्लोबल वेलफेयर, टुवर्ड्स ग्लोबल पीस। तब आप पत्रकार है ना। तो वो कहाँ होता है, आप बताइए कितने। मैं तो पत्रकारों के, प्रेस फ्रीडम के तमाम सेमिनारों में जाता हूँ, ऐसे प्रोग्राम्स में जाता हूँ, आप भी जाती हैं जी। वहाँ कितने पत्रकार मिलते हैं आपको? ठीक है, बहुत से पत्रकारों के बिजी होते होंगे, नहीं पहुंच पाते होंगे, लेकिन या किसी पत्रकार के ऊपर कोई गिरफ्तारी होती है और उसके पक्ष में प्रेस क्लब में या जंतर मंतर में या किसी और जगह पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, उसमें कितने पत्रकार पहुंचते हैं? 30, 40, 50। जी। दिल्ली जैसे शहर में। तो अगर पत्रकारों के अंदर ही अपने पेशे को लेकर संवेदना नहीं होगी, तो जब आप अपने को नहीं बचा पा रहे हो तो दूसरा आपको क्यों बचाएगा? सर, आपके अंडर में जो ट्रेनी रिपोर्टर्स आते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे ट्रेनी रिपोर्टर्स को ट्रेन किया है, तो उनकी ट्रेनिंग आप किस तरह से करवाते हैं कि वो एक अच्छी और जिम्मेदार पत्रकार
बने और समाज के लिए काम करें, और जो चौथा खंभा है, इस चौथे खंभे को मजबूत बनाएं और डेमोक्रेसी के। पहली बात की जो न्यूज रूम की रियलिटीज हैं, वो न्यूज रूम की रियलिटीज से उनकी वाकफियत जरूरी है। वो मीडिया स्कूल में नहीं होता। उसके अलावा उनको किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सारे जो आपको बतौर एम्प्लॉई आपको कैसे काम करना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, कैमरा डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स है, एचआर है, उन सब का भी सेंसिटाइजेशन आवश्यक है उनके लिए। तो ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होता है जब कोई नया आता है जी। उसके बाद मीडिया एथिक्स क्या है, उनको कुछ ऐसी बातें बताना कि बड़ी, जैसे कि वॉशिंगटन पोस्ट में क्या हुआ जब वो बॉब वुडवर्ड स्टोरी कर रहे थे निक्सन के खिलाफ, वाटरगेट, या जो दुनिया के बड़े पत्रकार हुए उनके बारे में बताना जी। उनको इंस्पायर करना कि यू आर इन ए ग्रेट प्रोफेशन, और जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाना। बहुत सारी नई चीजें जो मैंने की, होता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन। आमतौर पे ये काम तो मीडिया स्कूल भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो हम लोगों की ट्रेनिंग है बचपन से लेकर, जिस परिवेश में हम लोग, खासकर लड़के मेल्स, जिस परिवेश में उनकी परवरिश होती है, वहां पे जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं होता आमतौर पे। तो कोई फेमिनिस्ट माँ हो तो अपने बच्चे को ट्रेन करेगी, लेकिन आमतौर पे माएँ भी जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं रखती, खासकर लड़कों के प्रति। लड़कों को खास किस्म की आज़ादी होती है घरों पे, तो उसको जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत आवश्यक है, किस तरीके की शब्दावली आपको इस्तेमाल करनी नहीं करनी है, एक बात। दूसरी बात कि कास्ट, रेस, रिलीजन, इनके प्रति सेंसिटाइजेशन कि आपको ये चीज नहीं करनी है, उनको मुख्तलिफ समाजों से रूबरू कराना। जी। जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी रहते हैं, खास मोहल्ले में रहते हैं जी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, नाइजीरिया के या इथियोपिया के भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, वो एक खास इलाकों में रहते हैं। चेन बन जाती है कि एक लड़का जाता है फिर दूसरा आता है, उसके बाद एक चेन बन जाती है, मोहल्ला बन जाता है उनका, तो उनके खाने पीने के उनके हिसाब से वहाँ पे दुकानें भी खुल जाती है, तो एक लोकेलिटी बस जाती है। वैसी लोकेलिटी बस गई दिल्ली में जी। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग भी एक साथ रहते हैं यहाँ पे, अफ्रीका के लोग, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोग भी रहते हैं, अफगानिस्तान के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे साउथ इंडिया के लोग रहते हैं, यहाँ पे दिल्ली में लगभग हर समाज के लोग रहते हैं दिल्ली में। और उनके पास उनको भेजना कि उनके साथ आप समय बिताएं, देखें कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, या जो अफ्रीकन मूल के लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, वो जब मेट्रो में चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो एक बेहतर नागरिक होगा तो तभी वही बेहतर पत्रकार भी होगा। तो हम लोगों की जिम्मेदारी ये होती है कि बेहतर नागरिक बनाए और उसको संवेदनशीलता उसके लिए हो सबके प्रति, तो उसकी रिपोर्टिंग में वो बात आएगी। तब उसको अगर किसी नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यक्ति को कोई बहुत ही रेसिस्ट कमेंट कर देगा, तो वो उसके अंदर अपने आप एक प्रतिक्रिया आएगी उस पत्रकार होने के नाते जी, और फिर उसकी रिपोर्टिंग में वो धार होगी। इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। पत्रकारिता की जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो
अब आने वाले समय में पत्रकारिता में आने वाले हैं, उन छात्रों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? खूब पढ़ें, पहली बात, और पढ़ने में अपने दिमाग में हॉटलिंक्स बनाएं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कि जैसे आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं या कोई वेबसाइट में पढ़ते हैं, उसके अंदर हॉटलिंक्स होते हैं ब्लू कलर का, उसको क्लिक करते हैं, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हैं। उस शब्द के बारे में बहुत डिटेल चीजें होती है उसको, उस खबर के बारे में। अपने दिमाग में भी ऐसे हॉटलिंक्स बनाएं। क्या बात कि जैसे मान लीजिए कि अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कहाँ से शुरू हुआ, इजराइल कब बना, फिलिस्तीन कब बना, यासिर अराफात कौन थे, और वहाँ पे ये हमास की हिस्ट्री क्या है, पीएलओ की हिस्ट्री क्या है, पीएलओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है फतेह, उसका हिस्ट्री क्या है, उनके अलग अलग विचारों में क्या भिन्नताएं हैं, इजराइल में कब कब क्या रहा, ओस्लो 1, ओस्लो 2 क्या है, कैंप डेविड क्या है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये चीजें आपको नहीं आ रही, आपको ये हॉटलिंक्स अपने दिमाग में बना रहे हैं। तब क्या होगा कि जो आज खबर ब्रेक हो रही है आपको उसका बैकग्राउंड मालूम है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई करें और दिमाग में हॉटलिंक्स बनाएं, और हॉटलिंक्स में जाएं भी। कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ रहा है, उन्होंने आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, तुरंत उसको गूगल करके पढ़ लें कि आर्टिकल 30 क्या है, तब वो आपकी समझ बनेगी। कोई किसी डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें आप। यूएन रेजोल्यूशन की अगर बात आ रही है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में, तो उन यूएन रेजोल्यूशंस को पढ़ लें आप जी। तो क्या होगा कि आपको एक समझदारी बनेगी अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो एक तो ये बहुत आवश्यक है कि पढ़ें खूब अच्छे से, और दूसरा कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नए टूल्स है, उसको जाने। तो उसको लगातार सीखना जरूरी है। अब मुझे तो ऐसी आवश्यकता नहीं है कि मुझे ग्राफिक्स आता है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता है, मुझे कैमरा हैंडल करना आता है, मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी समझ में आती है, मैं एआई से का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपको नई चीजों को इस्तेमाल करने की, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का हुनर आना चाहिए। कि आप सोचें कि ये ब्लॉकचेन आया है, तो ब्लॉकचेन क्या केवल क्रिप्टो के लिए काम कर रहा है, करेंसी के लिए? हाउ यू कैन यूज ब्लॉकचेन इन मीडिया इंडस्ट्री, हाउ अ न्यू काइंड ऑफ रेवेन्यू मॉडल कैन बी इवॉल्व यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो ये आपको टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए, नए नए टूल्स आपको सीखने चाहिए। और ये तो जो यंगर जनरेशन है, जब मेरी जनरेशन का व्यक्ति सब चीजें जानता है, तो यंगर जनरेशन तो और तेजी से जानती है सब चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है, हॉटलिंक्स दिमाग में बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको डिटेल में वो सारी चीजें पता हो, आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाए, ताकि पूरी की पूरी पिक्चर आपको दिखाई दे। तो चीजें टुकड़ों में देखने के बजाय जब आप एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ चीजों को देखते हैं, तो बेहतर तस्वीर या एक बेहतर स्टोरी भी आप प्रेजेंट कर पाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विस्तृत चर्चा के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इंटरव्यू है, ये जो साथी ऑलरेडी पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, नए हैं, जिनको अभी उतना तजुर्बा नहीं है, उनको भी सीखने के लिए बहुत उनके काम आएगा, और जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए तो बहुत उपयोगी है ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया भावना।